जब मैं 8 साल का था तब मेरे दादाजी ने घर में 20 साल से पाली हुई बूढ़ी सुअर को मार दिया। मेरी दादी चौंक कर बोली, उसके पेट में बच्चे थे, तुमने उसे क्यों मार दिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दादाजी बोले, अगर अभी नहीं मारेंगे तो वो आत्मा वाली चीज बन जाएगी। फिर उन्होंने सुअर का पेट चीर दिया और अंदर से 7 से 8 छोटे सुअर के बच्चे निकाले। बच्चे अभी जिंदा थे और कांप रहे थे। दादी बोली, जल्दी इन्हें अंदर ले चलते हैं, शायद बच जाए। दादाजी बोले, घर में दूध देने वाली बकरी तक नहीं है, इन्हें क्या पिलाओगी? और अगर सुअर सच में बदल भी रही थी तो बच्चों को जन्म देकर बड़ा होने देते, इतनी जल्दी क्या थी? दादाजी ने कहा, बहस मत करो, बच्चों को अंदर ले जाओ। कल रात मैंने सपना देखा, मेरे पिता आए थे। उन्होंने कहा कि घर की ये सुअर अब ठीक नहीं रही, इसे मारना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, आज रात वो वापस आएंगे सुअर का मांस खाने। दादी कुछ देर के लिए डर गई। तुम्हारे पिता को मरे 10 साल हो गए, वो वापस कैसे आएंगे? दादाजी ने बेबसी से कहा, सपने में उन्होंने कहा कि उन्हें श्याओपी मैं की याद आती है। वो चाहते हैं कि श्याओपी उनके साथ बैठकर शराब का जाम चढ़ाए। ये सुनते ही दादी मुझे अपने पीछे कर लिया। नहीं, मरे हुए इंसान के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, इससे उम्र कम होती है, चाहे सपना सच हो या झूठ। तुम पीछे पहाड़ी पर जाकर चेन अंधे बाबा से पूछो। दादाजी बोले, सुबह ही उनसे मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि जब पिता की मौत हुई थी तब उनकी आखिरी इच्छा सुअर का मांस खाने की थी, लेकिन वो बोल नहीं पाए और चले गए। इतने सालों से वही इच्छा बाकी है, वो सिर्फ मांस खाना चाहते हैं और श्याओपी को देखना चाहते हैं। दादी डर गई। वो वापस आकर श्याओपी को अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। गाँव वाले कहते हैं कि जिनकी अधूरी इच्छा रह जाए वो बुरे भी हो सकते हैं। दादाजी बोले, नहीं, वो बस मांस खाएंगे, श्याओपी से शराब लेंगे और फिर चले जाएंगे। दादी बोली, अगर वो नहीं गए तो? दादाजी बोले, चेन अंधे बाबा ने कहा है, अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारे परिवार की शांति खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियां भी परेशान रहेंगी, उन्हें घर ले जाओ। दादी चुप हो गई। दादाजी ने मुझे देखकर कहा, श्याओपी डरो मत, तुम्हारे परदादा तुम्हें बहुत प्यार करते थे। मैंने सिर हिलाया। सच में वो मुझे बहुत प्यार करते थे, अक्सर मेरे लिए मिठाई लाते थे। फिर हमने पूरा सुअर का सिर मेज पर रखा। दादाजी बोले, तुम्हारे परदादा को सुअर का सिर बहुत पसंद था, आज उन्हें जी भर कर खाने देंगे। इतना कहना था कि आंगन के बाहर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। दादी डरकर बोली, वो कौन है? क्या वो तुम्हारे पिता हैं? दादाजी बोले, पता नहीं, बहुत दूर है, लेकिन शरीर देकर वहीं लगते हैं। दादी बोली, फिर वो वहीं खड़े क्यों हैं? बहुत डरावना लग रहा है। दादाजी बोले, चेन बाबा ने कहा था मरे हुए लोग धीरे चलते हैं, शायद रास्ता ढूंढ रहे हों। तभी वो परछाई हिली। वो धीरे धीरे अजीब तरह से कदम बढ़ाते हुए आंगन में आई। चांदनी में मैंने उनका चेहरा देखा। चेहरा राख जैसा फीका था, आंखें धुंधली थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी, पूरा शरीर जैसे जानहीन लग रहा था। वो धीरे धीरे मेज तक आए। उनके शरीर से अजीब बदबू आ रही थी। उन्होंने मेज पर रखा सुअर का सिर देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पता नहीं खुश थे या गुस्से में। दादाजी बोले, पिताजी बैठिए, खाना खाइए। तब उन्होंने धीरे से सिर घुमाया और दादाजी की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे सामने कोई अपना नहीं बल्कि एक अजनबी खड़ा हो। बस उस एक नजर ने ही दादा को ठंडे पसीने से भर दिया। बाबा खाना खा लो। परदादा अकड़ कर स्टूल पर बैठ गए। फिर उन्होंने पूरा सुअर का सिर उठाया और कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। उनके खाने का तरीका बहुत डरावना था। उनका मुंह इतना बड़ा खुल रहा था जैसे पूरा सिर एक ही बार में निगल जाए। दादी ने उल्टी जैसा महसूस करते हुए दादा के पास धीरे से कहा, सुनो, हमारे बाबूजी भूखे भूत जैसे क्यों लग रहे हैं? एक सुअर का सिर इनके लिए काफी होगा क्या? दादा बोले, तुम भूल गई, हमारे बाबूजी तो भूख से तड़कर मरे थे। मरने से पहले उनका मुंह तक नहीं खुलता था। खाने की बात तो छोड़ो, एक घूंट पानी भी नहीं पी पाए थे। थोड़ा और सुअर का मांस निकालो, मुझे लग रहा है ये कम पड़ेगा। दादा रसोई में गए और 20 किलो कच्चा सुअर का मांस लाकर परदादा के सामने रख दिया। मुझे पता है तुम्हें सुअर का मांस खाने की इच्छा थी, जितना खाना है खाओ। लेकिन परदादा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे बड़े बड़े निवाले लेकर खाते रहे, यहाँ तक कि हड्डियां भी चबा चबा कर खा गए। दादी डरते हुए बोली, सुनो, इनके दांत देखो, इतने नुकीले और पतले। मुझे तो याद है जब ये मरे थे तब इनके एक भी दांत नहीं थे। ये दांत कहाँ से आ गए? मैंने सुना है मरने के बाद अगर किसी के दांत उग जाएं तो वो दुष्ट आत्मा बन जाता है और अपने ही बच्चों पोते को खा जाता है। मैं भी झुककर उनके दांत देखने लगा। उनके दांत सच में बहुत नुकीले और बहुत सारे थे। अगर वो काट लें तो हड्डी भी टूट जाए। दादा बोले, ऐसा नहीं होगा। चेन श्याजी ने कहा था कि इनके मन की इच्छा पूरी हो जाएगी तो ये चले जाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दादी बोली, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, इनके मांस खाने का तरीका बहुत भयानक है। दादी की बात खत्म होते ही परदादा रुक गए। उनकी धुंधली आंखें धीरे धीरे घूमी और आखिर दादी पर टिक गई। उनकी नजर इतनी डरावनी थी कि दादी कुछ सेकंड तक सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। फिर परदादा ने नजर हटा ली। उनके चेहरे और दांतों पर हर तरफ सुअर का खून लगा हुआ था और फिर वे दोबारा मांस खाने लगे। दादी बोली, सुनो, मुझे लग रहा है हमारे बाबूजी हमारी बातें समझ रहे हैं। दादा बोले, बकवास मत करो, हमारे बाबूजी मर चुके हैं, वो कैसे समझेंगे? लेकिन दादा की बात खत्म होते ही परदादा ने पूरा सुअर का सिर खत्म कर दिया। फिर उनकी नजर 20 किलो मांस पर गई। उन्होंने मांस उठाया और कुछ ही कौर में पूरा खत्म कर दिया। अब मेज पर कुछ नहीं बचा था। परदादा ने सिर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे पीठ में ठंड उतर गई हो। जल्दी और कच्चा मांस लाओ। दादी भागकर रसोई गई और 100 किलो कच्चा मांस उठा लाई। परदादा ने देखा और खाना शुरू कर दिया। दादी धीरे से बोली, कुछ गड़बड़ है? अभी इन्होंने श्याओपी को जिस तरह देखा मुझे लगा जैसे उसे ही खाना चाहते हूँ। दादा ने पूछा, रसोई में और कितना मांस बचा है? करीब 100 किलो। इतना तो इन्हें पेट भरने के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन दादी बोली, तुम जाकर उस अंधे चेन से पूछो, मुझे डर लग रहा है। दादा बोले, नहीं, बाबूजी घर में आए हैं, हम बच्चे होकर इन्हें छोड़कर नहीं जा सके, अगर गए तो नाराज हो जाएंगे। इतना कहते ही परदादा ने सारा मांस खत्म कर दिया। अब उन्होंने खाना बंद कर दिया और फिर सीधे मुझे घूरने लगे। दादी बोली, जल्दी बाकी मांस भी निकालो। मैं भागकर रसोई गया और बाकी
मांस भी सामने रख दिया, लेकिन इस बार उन्होंने देखा भी नहीं। वे बस मुझे घूरते रहे। मैं डर कर दादी के पीछे छिप गया। दादी बोली, ये क्या हो रहा है? दादा बोले, शाओपी, ये अब खा क्यों नहीं रहे? तुम्हारे परदादा तुम्हारे हाथ से शराब लेना चाहते हैं, जल्दी जाकर उन्हें शराब चढ़ाओ। मैं बोला, दादा मुझे डर लग रहा है। मत डर, शराब पीकर वो चले जाएंगे। मैंने हिम्मत करके शराब का गिलास भरा और आगे बढ़ाया। परदादा, शराब। उनकी आंखें हल्की सी हिली। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और मेरा गिलास पकड़ लिया। मैं डर कर हाथ छोड़ बैठा। उन्होंने मुझे घूरा। शाओपी, क्या तुम अपने परदादा को याद करते हो? दादी डर कर बोली, अरे इन्हें मरे 10 साल हो गए, ये बोल कैसे रहे हैं? दादा बोले, मरा हुआ इंसान अगर बोलने लगे तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है, ये हमारी जान लेना चाहते हैं। दादी बोली, अब क्या करें, जवाब न दें? दादा बोले, नहीं, जवाब देना पड़ेगा। शाओपी, जल्दी जवाब दो। अचानक मेरे परदादा ने डरावनी नजरों से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। नालायक, तू मुझे भगाना चाहता है तो फिर हम सब साथ मरेंगे। इतना कहकर वो उदास और डरावने चेहरे के साथ पश्चिम वाले कमरे में चले गए। मेज पर रखी सफेद शराब उन्होंने नहीं पी। मैं भी डर के मारे कुछ देर तक चुप रह गया। दादी बोली, अरे हमारे पिताजी पश्चिम वाले कमरे में क्यों चले गए? मेज पर रखी शराब भी नहीं पी। दादा बोले, सुबह होने दो, फिर जाकर चेन अंधे से पूछूंगा। दादी बोली, तुम्हारे पिता को मरे हुए 10 साल हो गए, वो पश्चिम वाले कमरे में रह रहे हैं, उन्हें जल्दी भेज दो। दादा बोले, मैं भी उन्हें विदा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सहना पड़ेगा, कल देखते हैं। अगली सुबह अंधेरा हटे ही दादा पीछे वाले पहाड़ पर चले गए। घर में सिर्फ मैं और दादी रह गए। दादी ने कहा, शाओपी, पश्चिम वाले कमरे में मत जाना, उससे दूर रहना। मैं बोला, ठीक है। पश्चिम वाले कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी और परदादा भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दोपहर के करीब दादा जल्दी जल्दी लौटे, साथ में एक मादा सुअर भी लेकर आए। दादी ने पूछा, अरे ये सुअर क्यों ले आए? चेन अंधे ने क्या कहा? दादा बोले, उसने कहा कि पिता जाना नहीं चाहते, आज रात उन्हें हर हाल में भेजना होगा, अगर नहीं भेज पाए तो हम सब मर जाएंगे। दादी ने पूछा, तो क्या करेंगे? दादा बोले, उन्हें पेट भर खाने और पीने देंगे, फिर कब्रिस्तान तक ले जाएंगे। मैंने पीछे पहाड़ पर पहले ही गड्ढा खोद दिया है। रात को जब वो कच्चा सुअर का मांस खा लें, तब शाओपी शराब लेकर उन्हें पहाड़ वाले कब्रिस्तान तक ले जाएगा। दादी घबरा कर बोली, नहीं, शाओपी अभी छोटा है, उसमें इतना साहस नहीं। दादा बोले, अभी यही एक तरीका है, मैंने गाँव वालों को बता दिया है, चेन अंधा और बाकी लोग कब्रिस्तान में इंतजार करेंगे, हम उन्हें जरूर भेज देंगे। दादी बोली, तुम्हारे पिता को मरे 10 साल हो गए, वो भूत है, भूत धोखा देते हैं, मुझे डर है कहीं शाओपी को बहका न दे, ये तरीका बहुत खतरनाक है। दादा बोले, चिंता मत करो, मैंने चेन अंधे से एक ताबीज लिया है, शाओपी इसे पहन लेगा तो भूत उसे भ्रमित नहीं कर पाएगा। मैंने वो ताबीज गले में पहन लिया, उसमें सूखी लकड़ी जैसी गंध थी। दादा बोले, शाओपी डरना मत, रात को सब लोग वहाँ होंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी और डरावनी नजर मुझे घूर रही हो। मैंने अनजाने में पश्चिम वाले कमरे की तरफ देखा। मैंने देखा परदादा का चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका हुआ था। उनकी आंखें धीरे धीरे घूम रही थी और उनमें अजीब बुराई झलक रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि दादा की बातें उन्होंने सुनी थी या नहीं। दादा बोले, चलो शाओपी, रास्ता याद करा देता हूँ। हम घर से बाहर निकले, पहले पूर्व की तरफ चले, फिर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास से पश्चिम की तरफ मुड़े। रास्ते में दादा बार बार समझाते रहे, ध्यान रखना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। थोड़ी देर बाद हम एक पुल पर पहुंचे। दादा बोले, रात को यहाँ बहुत ठंडी हवा चलेगी, पैर संभाल कर रखना, नदी में मत गिरना। मैंने कहा, ठीक है, याद रहेगा। फिर हम आगे बढ़े। पहाड़ की आधी ऊंचाई पर पहुंचे तो मेरे सामने करीब 2 मीटर गहरा गड्ढा था। दादा बोले, रात को अपने परदादा को यहीं तक लाना, फिर शराब गड्ढे में फेंक देना, बाकी काम तुझे नहीं करना। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने आसपास घूमकर रास्ता याद कर लिया। दादा ने कहा, गले का ताबीज कभी मत खोना। जब हम घर लौटे और आंगन में पहुंचे तो देखा परदादा मादा सुअर के ऊपर झुके हुए उसका खून पी रहे थे। सुअर मर चुका था, उनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, देखने में बहुत डरावना लग रहा था। दादा घबरा कर बोले, ये क्या हुआ? दादी बोली, मुझे नहीं पता, मैं रसोई में थी, तभी सुअर की आवाज सुनी, बाहर आई तो देखा तुम्हारे पिता ने उसे काट डाला। दादा बोले, शायद उन्हें भूख लगी थी, उन्हें परेशान मत करो। धीरे धीरे रात हो गई। परदादा ऐसे खा रहे थे जैसे हमारी बातें सुन ही नहीं रहे हों। उनका कच्चा सुअर का मांस खाने का तरीका बहुत डरावना था। दादी बोली, इतना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है कहीं शाओपी के साथ कुछ न हो जाए। दादा बोले, कुछ नहीं होगा, मैंने उसे सब समझा दिया है। फिर दादा ने कहा, शाओपी, जब तुम परदादा को पहाड़ी रास्ते से ले जाओ, चाहे वो कुछ भी कहें, जवाब मत देना और ताबीज बिल्कुल मत खोना, याद है? मैंने कहा, हाँ याद है। परदादा आधे से ज्यादा सुअर खाकर रुके, फिर उन्होंने डरावनी नजरों से मेरी तरफ देखा। दादा बोले, शाओपी, अब अपने परदादा को शराब पेश करो। मैंने जल्दी से पहले से तैयार की हुई शराब निकाली और ताइये परदादा की तरफ दिखाते हुए कहा, ताइये, मैं आपको शराब पिलाने आया हूँ। मैं बोतल हाथ में लेकर धीरे धीरे आंगन के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे ताइये मुझे घूर कर देख रहे थे। आओ। उनकी नजर देखकर मेरे सिर में झनझनाहट होने लगी। वो शरीर को अकड़ाकर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। शराब की बोतल पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिर मेरे पीछे एक मरा हुआ इंसान चल रहा था। दादा की बात मानकर मैं घर से बाहर निकलने के बाद पूर्व दिशा की तरफ चलने लगा। ताइये लगातार मेरे पीछे थे। मैंने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। उनका चेहरा राख जैसा सफेद था और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कोई चाल चल रहे हो। मैंने कदम तेज कर दिए और थोड़ी देर में पुल पर पहुंचे। पुल पर हवा बहुत ठंडी थी, पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी ताइये पीछे से बोले, शाओपी, तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम्हारे दादा तुम्हें मुझे पाताल भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तुम्हारी जान भी वहीं छोड़ देना चाहते हैं। ये नए पुल है, अगर भरोसा नहीं तो नीचे देखो। नीचे सब भटकी आत्माएं और भूत हैं। मैंने डरते डरते नीचे देखा। नीचे सच में बहुत सारे भूत दिखाई दिए। उनके चेहरे डरावने थे, मुंह फटे हुए जैसे, और वो चिल्लाकर अपनी बेगुनाही बता रहे थे। मेरे शरीर से ठंडा पसीना निकल आया। ताइये बोले, शाओपी, जल्दी
पीछे मुड़ो, पश्चिम तरफ भूतों का दरवाजा है, तुम्हें पूर्व दिशा में जाना चाहिए, पश्चिम वाली राह भूतों की है, वापस आ जाओ। वो लगातार मुझे रास्ता बदलने को कहते रहे। मैंने जोर से आंखें मलकर दोबारा नीचे देखा। नीचे कुछ भी नहीं था। मैंने सिर उठाया और अचानक ताइये का चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। वो मुझे बहुत डरावनी नजरों से घूर रहे थे। मैं डर कर पुल से नीचे भाग गया। ताइये अकड़ते कदमों से पीछे आते रहे। जब वो पुल पार कर गए, मैंने बिजली के खंभे पर दादा द्वारा बांधा गया लाल कपड़ा देखा। मैं शराब लेकर पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलता रहा। ताइये पीछे पीछे आते रहे। शियाओपी, ये पहाड़ का रास्ता नहीं है, रुक जाओ। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। कुछ कदम चलने के बाद पीछे देखा, ताइये गायब थे। मेरे शरीर में डर दौड़ गया। मैंने सोचा जब तक शराब मेरे हाथ में है वो हमेशा मेरे पीछे चलते रहेंगे। फिर अचानक कहाँ गए? मैंने घबरा कर अपनी गर्दन छुई। फूद आई। ताबीज वाला थैला गायब था। मैं डर के मारे कांप गया। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ताइये बिल्कुल पीछे खड़े थे और डरावनी नजरों से मुझे घूर रहे थे। मैं जान बचाने के लिए पहाड़ से नीचे भागा। उन्होंने अजीब मुस्कान दी और मेरे पीछे दौड़ने लगे। अचानक मेरा पैर पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ा। शराब की बोतल टूट गई। शराब जमीन पर फैल गई। बचाओ, बचाओ! मैं उठकर पूरी ताकत से नीचे भागने लगा। ताइये पीछे पीछे आ रहे थे और अजीब हंसी हंस रहे थे। काफी देर भागने के बाद मैं थकर गिर पड़ा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें सीधे मुझे देख रही थी और सफेद दांत दिख रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं भटक गया हूँ, नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैंने सुना था कि अगर ऐसी स्थिति हो तो उंगली काटकर खून निकालो और जूते पर लगाकर आंखों पर फेरो तो भ्रम टूट जाता है। मैंने अपनी उंगली काटी और जूते को आंखों पर फेरा। जैसे ही ऐसा किया मुझे झटका सा लगा। मैंने देखा ताइये सामने खड़े थे, मुंह से लार टपक रही थी और वो मुझे घूर रहे थे। लेकिन मेरे हाथ में अब भी शराब की बोतल थी। गर्दन पर ताबीज भी था। अभी तक जो कुछ देखा था सब भ्रम था। ताइये धीरे से बोले, अब होश आया? शियाओपी, मेरे साथ नीचे चलो, पहाड़ पर खतरा है। मैं कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर शराब लेकर वापस ऊपर चढ़ने लगा। ताइये पीछे आए, लेकिन उनकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। ऊपर खतरा है, वापस आ जाओ, तुम्हारे दादा तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो तुम्हारी जान देकर मुझे बांधना चाहते हैं। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। मैं आगे बढ़ता रहा। अचानक ताइये रुक गए और डरावनी आवाज में चिल्लाने लगे, वापस आओ, वापस आओ। मैं चलता रहा। आधे पहाड़ पर पहुंचकर मुझे वो गहरा गड्ढा दिखाई दिया। मैंने शराब की बोतल उसमें फेंक दी। पीछे मुड़कर ताइये को देखा। वो मुझे घूर रहे थे लेकिन गड्ढे में जाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। मैंने आसपास देखा, गांव का कोई आदमी वहां नहीं था। मैं डर से कांपने लगा। ताइये बोले, शियाओपी, तुम्हें धोखा दिया गया है, शराब फेंकने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ नीचे चलो। जब मेरे परदादा ये बोल रहे थे वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं घबरा गया। गांव वाले सब कहाँ गए? मेरे परदादा कब्र के गड्ढे में क्यों नहीं जा रहे? क्या मुझे सच में धोखा दिया गया? मैं अभी सोच ही रहा था कि परदादा धीरे धीरे और पास आने लगे। उन्होंने हाथ बढ़ाया जैसे मुझे पकड़ना चाहते हो। मैं जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और उनसे लगभग 2 मीटर दूर हो गया। भाग नहीं पाओगे, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं पूरी ताकत से पहाड़ की तरफ भागा। पीछे से परदादा की अजीब डरावनी आवाज आ रही थी। वो अब भी मेरा पीछा कर रहे थे। मैं आधा पहाड़ पार करके भाग गया लेकिन फिर भी गांव का कोई आदमी नहीं दिखा। तभी मेरी नजर बिजली के खंभे पर गई। वहाँ 2 लाल कपड़े बंधे थे। ये दूसरी लाल पट्टी किसने बांधी? सोचने का समय नहीं था। मैं सीधे घर की तरफ भागा। बहुत मुश्किल से मैं घर पहुंचा। इधर उधर देखा, घर में सिर्फ दादी थी। शियाओपी, तुम अकेले वापस आ गए? तुम्हारे दादा लोग कहाँ हैं? मैं घबरा कर बोला, किसी ने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पहाड़ के नीचे बिजली के खंभे पर 2 लाल कपड़े बांध दिए थे ताकि मैं गलत रास्ते चला जाऊं। मैं तो लगभग परदादा का शिकार बन गया था। मेरे गले का ताबीज भी बेकार निकला। परदादा ने मुझे धोखा देने की भी कोशिश की। दादी बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ये ताबीज तो चेन अंधे बाबा ने दिया था, इसका असर होना चाहिए। मैं बोला, सच में कोई फायदा नहीं हुआ? दादी बोली, अजीब है, तुम्हारे दादा वापस आई, फिर बात करेंगे। इतने में बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आंगन के बाहर से परदादा की आवाज आई, शियाओपी, दरवाजा खोलो, मैं शराब पीने आया हूँ, पीकर चला जाऊंगा। उनकी आवाज बहुत ठंडी और अजीब लग रही थी। मैं डर कर बोला, दादी, परदादा फिर आ गए, अब क्या करें? दादी बोली, डर मत, वो अंदर नहीं आ सके, हमारे आंगन में चौखट है। मैं बोला, लेकिन चौखट तो काट दी गई थी। दादी कुछ सेकंड चुप रही, फिर अजीब सी हंसी के साथ बोली, ओह, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, दरवाजा तो बंद है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तो जल्दी में घर आया था, दरवाजा बंद ही नहीं किया था और दादी तो घर से बाहर भी नहीं गई थी। फिर उन्हें कैसे पता कि दरवाजा बंद है? दादी फिर मुस्कुराई, शियाओपी, ये सब छोड़ो, तुम मिट्टी वाले बिस्तर कांग पर जाकर सो जाओ, दादा आ जाएंगे तब बात करेंगे। दादी मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस बिस्तर की तरफ खींचने लगी। मैं पूरी ताकत से पीछे हट गया। मैं नहीं जाऊंगा। दादी गुस्सा हो गई, शियाओपी, बात मानो, जल्दी ऊपर चढ़ो। उन्होंने मुझे जोर से खींचा। मेरी बाह में दर्द होने लगा। मैंने नीचे देखा, उनके हाथों के नाखून बहुत लंबे थे और काले थे। नाखून मेरी चमड़ी में धंस गए थे। मैंने सिर उठाया। दादी का चेहरा किसी लाश जैसा था, चेहरा सफेद, ऊपर धब्बे, और अचानक मुझे समझ आया वो मुझे मिट्टी वाले बिस्तर पर नहीं, 2 मीटर गहरे कब्र के गड्ढे में खींच रही थी। मैं चीख पड़ा, बचाओ, बचाओ। दादी बोली, शियाओपी, मत चिल्लाओ, तुम्हारे परदादा आ जाएंगे, जल्दी ऊपर चढ़ो। तभी मेरी आवाज सुनकर दादा भी आ गए। उनका चेहरा बहुत खराब था, पूरे चेहरे पर मृत शरीर जैसे धब्बे थे। मैं सोच भी नहीं पाया, क्या दादा दादी दोनों मर चुके हैं? दादी मुझे पूरी ताकत से गड्ढे की तरफ खींच रही थी और चिल्लाई, बूढ़े, जल्दी आओ। शियाओपी बात नहीं मान रहा। दादा डरावने चेहरे के साथ मेरी बाह पकड़कर बोले, शियाओपी, जल्दी ऊपर आओ, हमारे साथ चलो। मैं चिल्लाया, ये बिस्तर नहीं है, ये कब्र है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। दादा दादी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। दादी हंसकर बोली, शियाओपी, तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये तो बिस्तर है। दादा भी बोले, हाँ, जल्दी ऊपर आओ। दोनों मुझे गड्ढे में धकेलने लगे। मैं चीखने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी दूर से रोशनी दिखाई दी। परदादा हाथ में लालटेन लिए आ रहे थे। लालटेन की पीली रोशनी चमक रही थी। दादा दादी
उन्हें देखकर डर गए। पिताजी आ गए, जल्दी शाओपी को ले चलो, उसे पिताजी के हाथ मत लगने दो, वो उसे खा जाएंगे। परदादा का चेहरा धूसर बैंगनी था। वो लालटेन लेकर धीरे धीरे पास आए और बोले, शाओपी जल्दी इधर आओ, तुम्हारे दादा दादी मर चुके हैं, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन दादा अब भी मेरी बाह पकड़े हुए बोले, शाओपी हमारे साथ चलो, तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे परदादा तो 10 साल पहले ही मर चुके हैं। लालटेन की रोशनी में मेरे परदादा का पूरा शरीर पीला सा दिख रहा था। उन्होंने आंखें सिकोड़कर भारी आवाज में कहा, शाओपी होश में आओ, तुम्हारे दादा दादी मर चुके हैं, उनकी गाड़ी खाई में गिर गई थी, दोनों की मौत हो गई। शाओपी जागो, ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जैसे ही परदादा की बात खत्म हुई, मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। अचानक मुझे सब याद आ गया। 3 दिन पहले गांव में भारी बर्फबारी हुई थी। मेरे दादा दादी सुअर का मांस बेचने शहर गए थे। लौटे समय उनकी बैलगाड़ी खाई में गिर गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मैंने मुड़कर दादा दादी को देखा, उनके चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आंखें लाल थीं, शरीर पर सफेद नमी जैसी जमी हुई थी। दोनों मुझे घूर रहे थे। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गया और चिल्लाकर बोला, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों तो 3 दिन पहले ही मर चुके हो। दादा का चेहरा अचानक बिगड़ गया। गुस्से में बोले, शाओपी जल्दी हमारे साथ चलो, फिर हमारा पूरा परिवार दोबारा साथ हो जाएगा। दादी का चेहरा भी डरावना हो गया। वह चीखकर बोली, हाँ शाओपी हमारे साथ चलो। मैंने जोर से खुद को छुड़ाया और परदादा की तरफ भागा। अब परदादा का चेहरा फिर सामान्य हो चुका था। शाओपी जल्दी चलो, यहाँ से निकलना होगा, ये भूतों का दरवाजा है। परदादा मुझे लेकर पहाड़ से नीचे भागने लगे। पीछे से दादा की डरावनी आवाज आई, शाओपी वापस आओ, वापस आओ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दादा दादी हमारे पीछे भाग रहे थे। उनके चेहरे बहुत भयानक और विकृत थे। पहाड़ के नीचे पहुंचकर मैंने एक नदी देखी। नदी किनारे एक नाव थी। परदादा मुझे लेकर नाव पर चढ़ गए और हाँफते हुए बोले, शाओपी आखिर मैं तुम्हें नाव तक ले आया। मैंने पूछा, पर दादा इस नाव में तो चप्पू भी नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही नाव अपने आप चलने लगी। वह नदी में बहने लगी। मैंने पीछे देखा, दादा दादी नदी किनारे खड़े हमें घूर रहे थे। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि मैं डर गया। धीरे धीरे मुझे चक्कर आने लगे, आंखें भारी हो गईं और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा परदादा मेरे पास बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने कहा, शाओपी आखिर तुम जाग गए, तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी उम्र बांधकर तुम्हें अपने साथ ले जाने वाले थे। मैंने मुड़कर देखा, आंगन में 2 ताबूत रखे थे, उनमें मेरे दादा और दादी थे। मैं डर से पसीने पसीने हो गया। परदादा ने कहा, तुम्हारे दादा दादी नहीं चाहते थे कि तुम इस दुनिया में अकेले दुख झेलो, इसलिए तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसके बाद हमने दादा दादी को परिवार की कब्र में दफना दिया। मैंने उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और परदादा के साथ पहाड़ से नीचे आ गया। घर लौटने के बाद परदादा ने मेरे हाथ में एक लाल धागा बांध दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी दादा दादी को सपने में नहीं देखा।